नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या निशांत के जेडीयू में आने को लेकर के कितनी तैयारी है और इसकी चर्चा जोरों पर क्यों है। क्या बिहार में चुनाव जल्दी हो सकता है। ये सारी बातें किन चीजों पर निर्भर करती हैं। दरअसल इसको लेकर के कई तरह की बातें हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार के जितने सगा संबंधी हैं वो ये मानते हैं कि पार्टी को लूटने में लोग लगे हुए हैं, उससे बचाने की जरूरत है और इसलिए निशांत को पार्टी में आना चाहिए। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, परिजन हैं, उनका यह कहना है कि देखिए पार्टी को तोड़ने में लोग लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं। अगर नीतीश की विरासत निशांत नहीं संभालेंगे तो पार्टी बचेगी नहीं। ये बात तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इतनी चर्चा होने क्यों लगी है। क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? और बीमार नहीं है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मौके पर वो आ क्यों नहीं रहे हैं। आपको पता होगा, पटना में एक सम्मेलन था, अलग अलग राज्य से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति सभी लोग पहुंचे थे, नीतीश कुमार पहुंच नहीं पाए। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। उनको अचानक यात्रा पोस्टपोन करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? इन दिनों लगातार उनकी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा जोरों पर है। तो क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और एक बार फिर सत्ता में आया जाए, और अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तो जल्दी चुनाव करा लिया जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसको चाहे उसको बना दिया जाए। क्या ये जो सारी बातें चल रही है उसकी हकीकत क्या है? हम आपको बता दें कि पावर कॉरिडोर में, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा जोरों पर है। और इसकी चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि जेडीयू को बचाने की कसरत तेज हो चुकी है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं दो लोगों की बाइट और फिर शुरू करेंगे चर्चा की क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं, निशांत कब पार्टी में आ रहे हैं, उनको पार्टी में लाने के लिए कौन लोग मशक्कत कर रहे हैं, पार्टी दो भाग में कब टूट सकती है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा लेकिन मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि निशांत यानी नीतीश कुमार के परिजन क्या कह रहे हैं और उसके बाद मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल 100%, मोर देन 100% आना ही होगा। पहले हम लोग कहते थे आना चाहिए, अब कहते हैं आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ही, जो स्थिति है, स्थिति तो जो मांगता है उसके अनुसार तो आना ही नहीं चाहिए। और कौन नहीं है, किसके वंशज नहीं है, इस आधार पर आना चाहिए। और ऐसे भी सक्षम है ये आदमी, निशांत जो है पूर्णतः सक्षम है। आज आ जाए तो 2-4 महीना में देखिएगा बहुत ऊपर तक जाएगा आदमी, बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो आप लोगों ने निशांत जी से सब मामले पे बात किया या उनको कन्वे? हाँ किया है, बहुत बार करते हैं हम लोग। मेरा तो रिलेशन भी ऐसा है कि मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, तो साला भाई का रिलेशन है तो हम लोग मजाक में बहुत, लेकिन न हाँ ही बोलते हैं न नहीं बोलते हैं, लेकिन लाना तो पड़ेगा ना लाइन पर। जो डिमांड है वो करना होगा, अभी है। और अब उन्हें जेडीयू को लीड करना चाहिए सक्सेसर बन के नीतीश। ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं। तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के हर लोगों को राजनीति में आने का अधिकार है, चाहे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है। समाज सेवा में अगर रुचि है, समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता पर निर्भर है। जनता स्वीकार करती है, पसंद करती है या नापसंद करती है, ये तो जनता तय करेगी। तो ये आपने सुना निशांत के परिजन, जी हां, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं साला बहनों का रिश्ता है। हम तो मजाक मजाक में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब राजनीति में आने की बात करते हैं तो ना वो ना बोलते हैं ना हाँ बोलते हैं, मतलब कुछ तो पकड़ा है। और ये साफ साफ ये भी कहते हैं कि आना पड़ेगा। पहले कहते थे आना चाहिए, लेकिन अब कहेंगे आना पड़ेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टी को बचाने के लिए
नीतीश कुमार की विरासत को बचाने के लिए, नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को साधे रखने के लिए आना पड़ेगा। इसके कई मायने हैं, इसके कई मतलब हैं कि क्या नीतीश कुमार अब थक रहे हैं, क्या नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, क्या जैसे अन्य लोगों के पुत्र एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि यह सलाह लालू प्रसाद की ही तरफ से तब दी गई थी जब महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार तो बड़े ही गहरे नेता हैं। उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस समय से सुगबुगाहट तेज हो गई थी। सवाल यह उठता है कि निशांत के परिजन, नीतीश कुमार के परिजन अब खुल करके ये मांग करने लगे हैं, तो बड़ा सवाल यह उठता है कि खुल करके मांग करने के पीछे की वजह क्या है। क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार पड़ रहे हैं? क्या चुनाव जल्दी होगा? उनके चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ना इसलिए चाहती है क्योंकि सत्ता तक पहुंचना इस बार बहुत आसान होगा। नीतीश के चेहरे पर सत्ता तक पहुंचना आसान होगा और वो लोग ना जेडीयू के तरफ जाना चाहते हैं ना बीजेपी के तरफ। उनके लिए जेडीयू का ऑप्शन विकल्प बचा रहे, इसलिए निशांत को बागडोर थामना पड़ेगा। जी हां, ये निशांत के परिजन कह रहे हैं। तो आइए इस बात की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, इंद्रभूषण जी, नाम ठीक कर लीजिएगा, ये वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी का नाम ठीक कर लीजिएगा, जो कैप पहने हुए हैं। आपने मृत्युंजय शर्मा लिखा है, पीसीआर। इंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ये चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो डिबेट है, जिस बात की चर्चा बिहार के चारों तरफ हो रही है कि निशांत का नाम अब चारों तरफ गूंज रहा है। उनके परिजन भी खुल करके कैमरे पर बोलने लगे और बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, और इसलिए कह रहे हैं कि पहले कहते थे आना चाहिए, अब कहते हैं आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है और ये एएनआई के माइक पे कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी बात सब जगह पहुंचे। ये मामला बहुत गंभीर है। इंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। पहले था चाहिए, अब कह रहे हैं आना पड़ेगा। उनके परिवार के भीतर से आवाज आ रही है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, इस देश में दो तरह की पार्टियां हैं, कैडर बेस्ड पार्टी, लीडर बेस्ड पार्टी। जदयू लीडर बेस्ड पार्टी है, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चलता है। जदयू राजद लीडर बेस्ड पार्टी है, चिराग पासवान जी की लीडर बेस्ड पार्टी है। अगर नीतीश कुमार जी थोड़े से भी कम पड़ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य कारणों से, उम्र के कारणों से, या 20 साल से सीएम है, कई कारण हैं, तो उनकी पार्टी को बचाने के लिए उनको अपने बेटे को आगे करना ही होगा। ये बात मैं भी कर रहा हूं, उनके संबंधी भी कर रहे हैं, और पूरे जदयू की 70% लीडरशिप भी यही बात कर रही है। क्योंकि एक बार वो प्रयोग करके देख चुके हैं, जो लॉकअप समीकरण है उसमें आरसीपी सिन्हा का, वो फेल हो गया, इसलिए अब वो दूसरा कोई और प्रयोग करने के फिराक में नहीं है। जो मेरी जानकारी है, वो अगर नीतीश कुमार जी थोड़े से समझवादी मूड के आदमी हैं, उनको लगता है कि कैसे मैं परिवार को आगे करूं, और शुरू से वो इसके खिलाफ हैं परिवारवाद के, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के करीब में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। नहीं बनाया जाएगा तो पार्टी टूट सकती है, यहाँ तक नौबत। इसीलिए अभी देखिए, एक निशांत जी एक शादी समारोह में हरियाणा गए थे, तो सीएम उनके साथ हरियाणा गए थे। वो उनको धीरे धीरे वो पब्लिक में ला भी रहे हैं। एक जो उनके नीतीश कुमार के सलाहकार लोग हैं, वो धीरे धीरे उनको ये पब्लिक में ला रहे हैं कि हम बेटा भी अब राजनीति में आएंगे। और देखिएगा आने वाले दिनों में उनको पार्टी की कमान इसलिए सौंपी जाएगी कि पार्टी चलाए नहीं, पार्टी का फेस बनाया जाएगा, ताकि पार्टी एकजुट रहे। और जदयू एकजुट रहेगा तभी बीजेपी को भी फायदा हो। जदयू टूटा तो बीजेपी को भी घाटा है और दूसरी पार्टी को भी घाटा है। इसलिए भाजपा भी चाहेगी कि जदयू बचे, मजबूत रहे, और चूंकि सीएम का फेस बहुत बड़ा है,
सीएम का फेस वो बड़ा है। अभी आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि कैसे 14% 15% वोट उनके पास है, ईबीसी वोट है, महिला वोट है, लौकिक समीकरण के वोट है। तो नीतीश जी के फेस को आगे करके, निशान जी के नाम पे पार्टी को एकजुट करके जदयू चुनाव में जाएगी। और पूरी उम्मीद है अगर जदयू भाजपा दिल से चुनाव में गई तो जो बिहार का जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण है 150 से ज्यादा सीट आएगा। यही नहीं, हकीकत। इंद्रभूषण जी, आप जो कह रहे हैं वो बात मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन एक दो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर अन्य पैनलिस्ट हैं उनके पास भी जाएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन बात उठती थी दब जाती थी, उठती थी दब जाती थी। इस समय इतने जोरों पर यह बात क्यों है? क्या नीतीश कुमार गंभीर रूप से बीमार हैं? और अगर गंभीर रूप से बीमार हैं तो चुनाव कभी भी हो सकता है, क्या यह मतलब निकाला जाए? या ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव तक पार्टी टूटने की संभावना है, आधे लोग इसमें फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इसलिए बीजेपी के तरफ जाना चाह रहे हैं, आधे लोग आरजेडी के तरफ जाना चाह रहे हैं। आखिरकार मसला क्या है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग से नीतीश कुमार गायब रहे हैं, वजह उनका स्वास्थ्य रहा है। तो इन दिनों जो चर्चा बहुत तेज है, आपने सुना होगा, ये जो उनके परिजन इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले कहते थे आना चाहिए, अब कहते हैं आना ही पड़ेगा। पहले कहते थे कि अध्यात्म में उनकी रुचि है, ठीक है, अच्छी बात है, अध्यात्म में उनकी रुचि है, लेकिन अध्यात्म में रुचि थी है, पर अब उनको पॉलिटिक्स के लिए आना पड़ेगा क्योंकि ये जेडीयू की जरूरत है, बिहार के लोगों की जरूरत है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जेडीयू में जो मेरी जानकारी है, दो पार्ट है। 70% 75% पार्ट जो चाहता है कि बीजेपी के साथ ही रहें, 25% कुछ लोग जो नेता हैं जो अपने क्षेत्र के सामाजिक समीकरण के आधार पर चाहते हैं कि हम आरजेडी के साथ चले जाएं। तो पार्टी में तो दो धड़ा है निश्चित तौर पर, लेकिन जो लीडर बेस पार्टी है इसमें अगर नीतीश कुमार जी का फेस नहीं रहेगा तो वो भाजपा वाले भी जो विचारधारा वाले हैं वो भी हारेंगे और आरजेडी वाले भी हारेंगे। तो जदयू एकजुट रहे, जदयू मजबूत रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि जदयू को एक रखना है। वो किस फेस पर एक होगा? क्या ललन सिंह की फेस पर पार्टी एक होगी? नहीं होगी। अशोक चौधरी के फेस पर एक होगी? नहीं होगी। तो कोई एक फेस चाहिए जिसपे पूरी पार्टी एकजुट रहे। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी में पोटेंशियल जो हो, ये हम नहीं मानते हैं कि ठीक है वो भी 2004 से उनको हो गया 20 साल हो गया, लेकिन एक फेस है जिसके नाम पर पार्टी को वो मैग्नेट है, इसके तरफ चारों कार्यकर्ता घूमते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उनको लाया जाएगा जदयू को एक रखने के लिए, और जदयू नहीं टूटे, ये जदयू से ज्यादा जरूरत है बीजेपी की। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि पूरे लोग उनको मनाएंगे और मना के बेटा को आगे करेंगे। लेकिन इलेक्शन में फेस तो नीतीश कुमार ही, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में उनके लड़के घूमेंगे तो वोट मिलेगा नीतीश कुमार से। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के हम लोग तो सीधे जब तक बुलेटिन नहीं जारी होता है कैसे हम कह सकते हैं कि नीतीश जी बीमार है? हाँ, वो उनका जो वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ है, वो भाषण देना कम चाह रहे हैं, फीता काटते हैं, बहुत कम बोलते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट बोलते हैं। अभी सभापति और अध्यक्षों का सम्मेलन था, वहां भी वो नहीं गए, नहीं बोले। अभी 15 तक, अब ये 26 जनवरी को झंडा फहराने भी नहीं गए। तो सार्वजनिक मंचों से वो बोलने से बच रहे हैं, चाहे जो कारण। स्वास्थ्य भी एक स्वास्थ्य भी कारण हो सकता है, क्योंकि जब तक बड़े नेताओं का कोई स्वास्थ्य बुलेटिन नहीं जारी होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बीमार हैं? फिजिकली वो तो घूम रहे हैं, डेली हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जदयू को अगर एकजुट रखना है तो उनके लड़के को आगे आना होगा। और ये इसलिए आना होगा कि नीतीश जी को आगे करके, फेस आगे करके बीजेपी चाहती है चुनाव में आना। अगर नीतीश जी, अगर आप ही की बात मान लें कि वो बीमार है, अगर बीमार पड़ जाएंगे तब तो बीजेपी को लॉस होगा। तो वैसे स्थिति में पार्टी को साथ रखने के लिए नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आगे करेंगे, ये तय है। पार्टी को एक साथ रखने के लिए नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आगे करेंगे, ये तय है, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा,
बीजेपी क्या इसमें रोड़ा अटका रही है? आरजेडी कह रही है कि हम तो वेलकम करेंगे, बीजेपी ही नहीं चाहती है। क्या अगर मान लीजिए उनके नेतृत्व में चुनाव होता है और फिर एनडीए शासन में आती है, नीतीश कुमार जो अब उनके बारे में कहा जा रहा है वो थक गए हैं, टायर्ड हैं, तो अगर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी इसके लिए तैयार रहेगी? आपके पास इसको लेकर के कोई सूचना है, कोई जानकारी है? अंदर खाने नहीं। बात क्या चल रही है? मुख्यमंत्री वाली अभी अभी बात कहीं है भी नहीं। अभी तो लड़के को पार्टी में लाना है और पार्टी के सभी नेताओं को एक्सेप्ट कराना है कि ये पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यहाँ पार्टी चलाएंगे। अभी मुख्यमंत्री की कोई बात ही नहीं है। अभी तो सीधा बीजेपी भी कह रही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बाद तय होगा, वो सीटों की संख्या के आधार पर, उस समय के तात्कालिक पॉलिटिकल जो समीकरण बनेंगे उसके आधार पर कि कौन सीएम बनेगा। अमित शाह भी यही बात बार बार कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश जी की सहमति से ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहीं ये नहीं हो रहा है कि बीजेपी का सीएम बनेगा। ये बड़ी बात है। ये कल मैंने कहा था, डॉक्टर संजय अगर आप सुन रहे हो तो मैंने कहा था संजय झा जी के चूड़ा दही भोज में भी ये एक अनऑफिशियल बातचीत में ये चर्चा निकली थी और आरजेडी ने इस पर तंज भी कसा था। आरजेडी ने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात चल रही है, मतलब बीजेपी भांजी मारेगी, बीजेपी कुछ और सोच रही। आपको लग रहा है कि अब एकमात्र विकल्प जेडीयू को बचाने का यही रह गया है, निशांत आए और पार्टी को टेक ओवर करें? देखिए, ये तो तय है कि गुटबाजियां तो वहां बढ़ गई है और हर गुट अपने अपने तरीके से पार्टी को प्रभावित कर ली है। ये अमित शाह जी ने कौन सी बात की, कौन लोग सुने कि अच्छा कोई भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो तो नीतीश कुमार जी के ही सलाह पर बनेंगे या नीतीश कुमार जी की ही इच्छा पर बनेंगे, वो तो जो वहां उपस्थित होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि पार्टियों में एक होता है कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है, जिस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में वो पार्टी चलती है। बिल्कुल अभी सही कहा इंद्रभूषण जी ने कि ये लीडर बेस्ड पार्टी है, नीतीश कुमार ही सब कुछ है। अब नीतीश कुमार जी निशांत को ले आए, नीतीश कुमार जी संजय झा को ले आए, नीतीश कुमार ललन सिंह को बना दें, नीतीश कुमार की नहीं और को जिम्मेवारी दे दें, ये किसी के लिए भी अधिकृत है नीतीश कुमार। उनकी पार्टी में नीतीश कुमार के निर्णय पर कोई बगावत नहीं होगा। तो सब पर बारी बारी से इन्होंने दांव लगा दिया है। अब बारी है अपने बेटे ये निशांत की, और वो भी 49 वर्ष के हो गए हैं। तो अगर 49-50 वर्ष के अगर उनके पुत्र हैं तो इतनी तो समझ हो ही गई होगी कि अगर कोई उनको जिम्मेवारी दे दी जाएगी तो उस जिम्मेवारी को वो समझेंगे भी और उस जिम्मेवारी के तहत कम से कम अपने पिता के प्रति तो ईमानदार रहेंगे। पार्टी रहेगी उसके बाद ही नीतीश कुमार का अस्तित्व है। पार्टी ही टूट जाएगी, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे। अभी भी कहा जाता है कि दो सोच के लोग वहां हैं, एक है जो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, एक है जो इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं। चर्चा इस तरह की होती है कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बीजेपी से संपर्क में हैं, बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। तो सारे कयास और सारे जो कंफ्यूजन है उस पर विराम तो लग ही जाएगा ना निशांत के आने के बाद। और इसमें कहाँ दो मत है कि निशांत जब आएंगे तो जेडीयू पार्टी चूंकि उनके पिताजी ने बनाई है, पिताजी अभी सक्रिय हैं, तो उनके प्रति निशांत तो कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। फिर तो वो निर्णय जो भी होगा सिग्नेटरी ही सही। लालू प्रसाद जी ने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी विरासत तेजस्वी जी को सौंप दिया। मीसा भी थी खड़े लाइन में खड़ी, तेज प्रताप भी थे और रोहिणी आचार्य भी थी, लेकिन उन्होंने विरासत किसको सौंपी? तेजस्वी जी को सौंपी, क्योंकि उनको लगा कि तेजस्वी जी सक्षम है। ठीक है, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव बहुत जल्दी हो सकता है? ये आप बताइए। ये सवाल मैं इंद्रभूषण जी से भी लूंगा, तब रवि रंजन जी, मृत्युंजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपको लग रहा है चुनाव जल्दी हो सकता है? क्योंकि ये भी चर्चा बहुत जोरों पर है। नहीं, मई और जून के बीच में चुनाव की चर्चा की खबर मुझे भी है कि मई और जून में चुनाव करा ली जा सकती है बिहार में।
थोड़ा 4 महीना पहले चुनाव की बात चल रही है। ऐसे तो चर्चा तो उधर थी कि दिल्ली चुनाव के साथ ही बिहार का चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो दिल्ली का चुनाव तो समाप्त हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इंद्रभूषण जी। दिल्ली चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है, अरविंद केजरीवाल जल्दी जीतते हैं, तो आपको लगता है तब भी चुनाव जल्दी हो सकता है, ये देखते हुए कि नीतीश कुमार के फिट रहते हुए? क्योंकि ये भी बड़ी जल्दी वाली बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब उतने फाइटर नहीं रहे, जितना यात्रा करते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे, मीडिया से बात करते थे, हर जगह आते जाते थे। तो क्या, क्योंकि आरजेडी अपने लोगों से कह रही है, कार्यकर्ताओं से कह रही है चुनाव कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहिए। ये बात और है कि जेडीयू ने अपने विधायकों से कहा है चुनाव तय समय पर ही होगा, नवंबर में ही होगा, उससे पहले जितने डेवलपमेंट के काम है हम सब कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, चुनाव जल्दी हो सकता है? देखिए, बिहार में आज भी सुपरस्टार, पॉलिटिकल सुपरस्टार नीतीश कुमार है। उनको तय करना है, बीजेपी के हाथ में नहीं है। अब नीतीश जी को तय करना है, अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी पार्टी के हालात को देखते हुए, अपने ये योजनाओं को देखते हुए कि कब चुनाव कराना है। इसमें बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है, जो मेरा मानना है। अगर नीतीश जी फिट फाट रहेंगे तो क्यों पहले चुनाव कराएंगे, क्या जरूरत है? पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं पहले चुनाव कराना जरूरी है, तो एक संभावना है कि अगर उनको स्वास्थ्य कारणों से अगर वो चाहें तो पहले चुनाव करा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई वैसा समीकरण है या कोई वैसी परिस्थिति है कि पहले चुनाव हो। हाँ, दिल्ली में अगर बीजेपी करारी हार हो जाएगी तब तो एकदम चुनाव नहीं होगा पहले। हाँ, बीजेपी अगर जीत जाए 20-25 सीट, 30 सीट, माने पिछली बार की तुलना में बेहतर रिजल्ट हो, तो जल्दी चुनाव की नौबत आ सकती है। चलिए मृत्युंजय जी, क्या चुनाव की तैयारी जल्दी हो सकती है, आपको लग रहा है, या दिल्ली के चुनाव पर ही निर्भर करता है? पंकज जी, मुझे ऐसा कुछ बहुत एडवांटेज नहीं दिखता है कि जिस एडवांटेज, देखिए चुनाव पहले कराना हमेशा एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो पार्टी सत्ता में होती है। उसे अगर लगता है कि कुछ महीने पर पहले कुछ एक अलग से एडवांटेज आ रहा है, तभी ये जी तभी हमें लगता है कि वो चुनाव पहले होते हैं। तो इसलिए बिहार में अगर आप अभी देखेंगे तो ऐसा कुछ भी बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं होगा कि हम पहले कुछ चुनाव करा ले तो उससे जदयू और भाजपा को ज्यादा सीटें आते हुए दिखेंगी, और यही कारण है। और दूसरा एक जो मुझे लगता है, जैसे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा निर्भर करेगा नीतीश कुमार जी पे कि उनका क्या इस पे इंटेंशन होता है, उनका क्या डिसीजन होता है। इनफैक्ट अगर आप निशांत जी की पार्टी में एंट्री पर भी देखेंगे तो उस पे भी मुझे लगता है कि जो फाइनल वर्ड होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो नीतीश कुमार का ही होगा। चाहे कितने भी उनके पार्टी के नेता कुछ बयान देते रहे, कार्यकर्ता बोलते रहे। और मुझे जो लगता है, एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, नीतीश जी बहुत हद तक चाहते हैं कि वो अपनी वो एक ये लेगेसी ना छोड़े, क्योंकि वो चाहे रामविलास जी की पार्टी हो चाहे राजद हो, उसको लगातार क्रिटिसाइज करते रहे वंशवाद को लेकर, इस पे हमेशा वो बोलते रहे। तो एक प्रकार से वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं, बच रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि वो भी उसी के शिकार हो जाए और उनकी भी लेगेसी में ये जुड़ जाए कि उन्होंने पार्टी अपने वंश को दे दिया। दूसरी तरफ लेकिन एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है, इनफैक्ट वो पूरी भारतीय राजनीति का आप इशू देखेंगे। भारतीय राजनीति में आज तक अगर आप भाजपा और कम्युनिस्ट को छोड़ दें तो कोई भी ऐसी पार्टी सरवाइव नहीं की है पिछले 75 सालों में जिसमें अपने अपने दूसरे वंश को पास ना किया गया हो पार्टी। इनफैक्ट आप सबसे बड़े स्प्लिट्स भी देखेंगे पूरे देश में। जब 69 का कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था तो सारे बड़े नेता एक तरफ थे, लेकिन आखिरी में जो कांग्रेस सरवाइव की वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरवाइव की। आप रामविलास पासवान जी की पार्टी में देख ले, सारे सांसद एक तरफ चले गए, लेकिन अगर आप लेगेसी पूछना शुरू करेंगे लोगों से कि कौन सी असली पार्टी है लोजपा की, तो चिराग पासवान का नाम है। तो ये करीब करीब हर नेता समझता है, और इसीलिए सबको पता है, नीतीश जी की पार्टी के सभी नेताओं को पता है कि चाहे वो कितने बड़े भी नेता हो जाए, लेकिन आम जनता उस पार्टी को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेगी उनके चेहरों पर। एक चेहरा उनको चाहिए ही चाहिए जिसके नाम पर वो पार्टी चलती रहे, और वो कॉमन चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे ही हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरह से बहुत चर्न होने वाला है अगले 6-8 महीनों में। जो उनके स्वास्थ्य पे बार बार बातें आ रही है नीतीश जी के, उस पे भी बहुत सारे हर तरफ चर्चाएं हैं। चाहे आप 26 जनवरी को देख लीजिए, उनकी अनुपस्थिति रही, वो एक दलित बस्ती में हमेशा से जाते रहे हैं। ध्वजारोहण को इस बार वो नहीं जा पाए, प्रगति यात्रा उनको स्थगित करनी पड़ी, कर्पूरी जयंती में वो नहीं जा पाए। और अगर बहुत ज्यादा ये रिपीटेडली होने लगा
तो चर्चाओं को आप रोक नहीं पाएंगे। और उसके काउंटर के तौर पर भी मुझे लगता है कि निशांत जी को उतारा जाएगा कि कम से कम जहां जहां वो एब्सेंट हो रहे हैं वहां वहां उनकी उपस्थिति बनती जाए। ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। रवि रंजन जी, आपके पास क्या सूचना है? क्योंकि जिस तरीके से मांग उठ रही है इन दिनों बिहार पॉलिटिक्स में, एक ही खबर है, निशांत आ रहे हैं राजनीति में। आपको क्या लगता है? ठीक है, नीतीश कुमार बहुत तरह की बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो कह देंगे मैंने परिवारवाद का विरोध किया था इसलिए इतने सालों तक मैंने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन कार्यकर्ता की डिमांड है तो हम क्या करें? अगर पार्टी चाहती है कि उनको आगे आने दीजिए तो हम क्या करें? और सही बात है, अगर जेडीयू के कार्यकर्ता, वफादार लोग, इनके परिजन, रिश्तेदार पार्टी को बचाने के लिए जो ना आरजेडी के तरफ जाना चाहते हैं ना बीजेपी के तरफ, जिनको जेडीयू में विश्वास है, आस्था है, अगर वो बात करते हैं कि जेडीयू बची रहे और बचाने वाला एक ही शख्स हो सकता है, वो है नीतीश कुमार के सुपुत्र, तो उनकी राजनीति में आने से क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप जरा प्रसंग और संदर्भ दोनों को देखिए। ये बात उठी है तब जब नालंदा में अपने पिता की प्रतिमा स्थापना के समय नीतीश कुमार गए हुए थे, और उसी प्रतिमा स्थापना के बाद निशांत से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ही इस बार जिताइए। तो हवा उसी समय से दी जाने लगी कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि उसके पहले निशांत ने पब्लिकली ये बातें कही हैं कि उनकी अध्यात्म की तरफ उनका राजनीति में उनकी रुचि नहीं है। ये बातें कौन कर रहा है? आप अभी अभी दिखा रहे थे बाइट उनकी मिथिलेश तिवारी, वो राजद के जो हैं उनकी, तो वो क्या कर रहे हैं कि बीजेपी वाले उनको नहीं आने देंगे। माने इसमें निशांत राजनीति में आए, इसमें मुखर बातचीत कहाँ से हो रही है? वो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है। एक अठावले साहब जो महाराष्ट्र के हैं, वो केंद्रीय मंत्री कल आए थे बिहार में, उन्होंने भी कहा कि निशांत आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये कौन कह रहा है? विरोधी दल के लोग कह रहे हैं। और जदयू में कौन कह रहे हैं? श्रवण कुमार कह रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं जिनको डर है कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी तो फिर उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वही लोग कह रहे हैं कि निशांत को आना चाहिए। और विरोधी दल के लोग इंद्रभूषण जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? इंद्रभूषण जी बोल रहे थे कि अठावले भी भाजपा के साथी हैं, विरोध में नहीं है। और कल बोले हैं संतोष कुमार सुमन, वो भी जदयू के साथी हैं, साथ वाले भी बात कर रहे हैं। हम तो खुलेआम इस पे आ गया है। हम मांझी के जो लड़के हैं बात ये हो रही है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ये बातें, जब निशांत और नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता नीरज हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने कहा कि ये बेकार की बात है और अभी तक हमारे नेता ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। और निशांत राजनीति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी इस पर कोई बात नहीं है। ये बातें इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को हर्ट किया जाए। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहते हैं और इसलिए राजद को बहुत इंटरेस्ट इसमें है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और दूसरे दलों को इंटरेस्ट है कि उनको आना चाहिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कल वो पाला बदलने वाले होते हैं, तो रात में कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, नीति पॉलिसी नहीं। हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो आपको याद होगा 14 जनवरी को चूड़ा दही खाने गए पिछले साल, और उसके बाद 7-8 मिनट रुके, लोग पूछता रह गया, बोले क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 28 तारीख को बदल गए। तो और उससे 1-2 दिन पहले लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव दोनों गए। और इसी तरीके से जब 2022 में वो पाला बदल रहे थे, 2022 में तो इधर आए थे, जब वो जा रहे थे महागठबंधन में, तो उनसे बार बार पूछा जा रहा था क्या आप उधर जा रहे हैं। हाँ, 2022 में जब महागठबंधन में जा रहे थे, बीजेपी के नेताओं का फोन गया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंद्रभूषण जी, नीरज कुमार ऑफिशियली अभी थोड़ी बोलेंगे, अभी तो माहौल बन रहा है, निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो रही है। जदयू में नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत कोई एक शब्द हिल भी नहीं सकता, बोलना तो दूर की बात है। और नीतीश कुमार जी पहले ढेला फेंकते हैं तालाब में, उसका माहौल लेते हैं। अभी माहौल ले रहे हैं कि मेरे बेटा का माहौल बिहार में कैसा चल रहा है। 2-3 महीने माहौल अनुकूल हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी, इसमें कहाँ दो मत। और कोई पॉलिसी कोई थोड़ा ही है। जो आदमी पिछले 10-20 सालों में 6 बार पाला बदल चुका, 7वां बार सीएम बने हैं, वो उन्होंने कहा था तारकिशोर प्रसाद जी की ऐसे बैट्समैन है कि रन आउट
कराते हैं, सरकार बदलती है, सीएम वही रहता है, डिप्टी सीएम चेंज हो जाता है, कई तरह की बातें आ चुकी हैं। वैसे अब कोई पॉलिसी वाली कोई बात नहीं है, सिंगल पॉलिसी है, सत्ता में रहना है, सत्ता में शीर्ष पद पर रहना है, अन्य मार्ग में रहना है। उसके लिए वो पार्टी को जैसे मन होगा चलाएंगे, बेटा को भी लाएंगे, मेरा मानना है। बाकी अपना अपना मत। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर इसमें गलत भी क्या है डॉक्टर संजय कुमार? अरे चिराग पासवान आप देख लीजिए, खुद सम्राट चौधरी भी तो सुपुत्र है ना शकुनी चौधरी के। बीजेपी भी क्या बोलेगी? क्या सम्राट विरोध करेंगे? सवाल यह है क्या तेजस्वी यादव विरोध करेंगे? क्या संतोष सुमन विरोध करेंगे? मुझे लगता है सब लोग समर्थन ही करेंगे। और बिहार में तो ऐसे भी बीजेपी का जो स्टैंड रहता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड रहता है, क्योंकि उनको जेडीयू के साथ चलना है बहुत सारे मसले पर। आप देख लीजिए, तो मुझे यह लग रहा है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास अंतिम ब्रह्मास्त्र उनके सुपुत्र हैं, और जो भी जेडीयू के शुभचिंतक हैं वो यही कहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। परिजनों का बाहर आकर के साफ तौर पर इस तरीके से बात करना, यह साफ इशारा करता है कि इस तरफ गंभीरता से सोचा जा रहा है। किसी दिन कभी भी निशांत चाहे जनरल सेक्रेटरी के रूप में आ जाएं, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आ जाएं, पर जिस रूप में भी आएंगे यह समझा जाएगा कि पार्टी के भविष्य वही है। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, बिल्कुल, चूंकि ये बात की जो चर्चा हो रही है, ये सबसे पहले इस बात की चर्चा श्रवण कुमार ने शुरू की, और श्रवण कुमार नीतीश कुमार जी के खासम खास मंत्रियों में से। अशोक चौधरी जी ने कहा, संतोष सुमन और अठावले वगैरह तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ये दोनों लोग जो नीतीश कुमार जी के करीबी माने जाते हैं, इन दोनों ने भी कहा। कोई आकाशवाणी थोड़े हो गई कि कैसे इनके बेटे सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। और दूसरी बात, एएनआई को जब इनके परिवार के लोगों ने जब बाइट देना शुरू किया तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। नीतीश कुमार जी के बारे में जो मेरी समझ है, वो जो चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनके लोग बोलने लगते हैं, वो लोगों से पहले बुलवाते हैं। बिल्कुल तालाब में पत्थर फेंक करके देखते हैं कि तरंग कितना उठता है भाई, इसकी क्रिया कितनी होती है, प्रतिक्रिया कितनी होती है, और वो चुप रहते हैं। और चुप रहने के बाद कल तो भाई एक अनौपचारिक तरीके से ही जो एक खबर आई कि निशांत जी के लिए वो तैयारियां हो रही है, कपड़े वपड़े खरीदे जा रहे हैं कि भाई चलिए अब जब कोई इनको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी तो एक ये तरीके से किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये चर्चा कोई विपक्षी या कोई दूसरे लोग करना शुरू कर दिए हैं, इन्हीं के पार्टी से चर्चा शुरू हो गई। और जो दूसरे सवाल आपके हैं, संतोष सुमन को क्या ऑब्जेक्शन होगा और सम्राट चौधरी को और आरजेडी को क्यों होगा? भाई सब लोग अगर उसके विरासत को संभाले हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी कितनी बढ़िया सफाई दे रहे थे कि नहीं भाजपा वाले इनको नहीं आने देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इस तरह की पार्टियों में जो पिता चाहते हैं वही पुत्र को मिलता है। पिता अगर चाहते हैं कि हम अपनी विरासत पुत्र को दे दें तो पुत्र को ही मिल जाता है। नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, तो भाई बेटा तो उनका है ही। और इस भरोसे से वो कैसे इस बात को हम लोग नहीं समझें कि वो बेटे पर भरोसा नहीं करेंगे, खूब भरोसा करेंगे। जब उसी सीएम हाउस में वो रह रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को लगा होगा कि पार्टी जिस तरह से बिखरी हुई है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है, क्यों न एक बार संजय झा के बारे में जिस तरह के चल रहे हैं, कयास ही चल रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, वो बीजेपी के हितों की बात वो अब ज्यादा करने लगे हैं। कहीं से नीतीश कुमार जी को भी समझाया गया होगा। एक मैं उदाहरण देता हूं, नीतीश कुमार जी का भी एक थे भीष्म नारायण सिंह असम में मुख्य गवर्नर, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि श्रीमती गांधी जिस पौधे को सुबह में लगाती हैं, शाम में उसको उखाड़ करके देखती हैं कि कहीं उसका जड़ तो आसपास में नहीं जम गया है। मैं तो नीतीश कुमार के बारे में समझता हूँ कि ये जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी देते हैं, जैसे ही इनको फीडबैक मिलता है, फिर तुरंत उनके ऊपर उपाय करने लगते हैं।
कि अच्छा अब हो गया, चलिए अब इनको किनारे किया जाए, अब इनको इस जिम्मेवारी को इनको दिया जाए। तो चीजें तो चल ही रही है और इन्हीं के पार्टी के लोगों ने सबसे पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के, पब्लिक फोरम पर आकर के बोलना शुरू किया, उसके बाद फिर बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया। और ठीक बात है कि बीजेपी की आपत्ति करने से और बीजेपी का सहमति देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी नीतीश कुमार की है, नीतीश कुमार जो चाहेंगे अपनी पार्टी में, जैसे चाहेंगे, जिनको स्थापित करना नहीं, चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो चाहेंगे। और अभी झारखंड में हमने देखा ना, परिवारवाद का साफ साफ उदाहरण देखने को मिला। क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बहू को टिकट नहीं मिला क्या? वो भी तो लड़ी ना चुनाव। और ऐसे कई सारे उदाहरण थे कि उनके बेटे को, बहू को टिकट दिया गया, जो कि राजनीतिक मजबूरियां जो भी रही हों, पर बीजेपी जीत नहीं पाई झारखंड में। तो सवाल यह है कि बिहार और झारखंड में व्यावहारिक राजनीति करने के लिए, और अगर जनता की मांग है, तो बीजेपी कैसे इसका विरोध करेगी? बीजेपी जिस लेवल पर परिवारवाद का विरोध करती है, करती रहे, लेकिन ये क्षेत्रीय दल हैं, ये जब तक अपने अगले जनरेशन को नहीं सौंपेंगे पार्टी, तब तक इनका दल बचा ही नहीं रहेगा। मृत्युंजय जी, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल पंकज जी, ये एकदम सटीक बात है और भारतीय राजनीति के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो नीतीश जी इस पर डिबेट कर सकते हैं कि कितना प्रिंसिपल है इसमें, उनमें और नहीं है, क्योंकि इतनी बार वो दल बदल कर चुके हैं। लेकिन इस चीज को वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरे पास बहुत ऑप्शन नहीं बचा है। और एक प्रकार से बिहार की राजनीति जदयू के भविष्य पर डिपेंड करती है। पिछले कुछ वर्षों से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू का भविष्य क्या होने वाला है, और सबको बहुत 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 क्लियर दिख रहा है कि नीतीश जी जैसे ही जदयू के अध्यक्ष पद से या कंट्रोल से हटेंगे, और अगर कोई एक सक्सेशन की व्यवस्था नहीं हुई उस पार्टी में, तो बहुत ऑब्वियस है कि पार्टी टूट जाएगी, अलग अलग लोग अपने विचारधारा की पार्टियों को ज्वाइन कर लेंगे और एक प्रकार से पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और कोई भी नेता कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो पार्टी है, जो विरासत है, वो इस तरह से बिखर जाए। और उसको बचाने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश जी हो सकता है परिवारवाद के खिलाफ प्रिंसिपली भी हो, फिर भी उनको पता है, एक नेता के तौर पर इतने समझदार और इतने परिपक्व हैं कि उनको पता है कि बेटे को लाना ही पड़ेगा अगर मुझे अपनी पार्टी को बचाना है और आगे भी इसे स्थापित रखना है। दूसरा, जदयू के जितने बड़े नेता है, ये भी समझिए पंकज जी, जदयू के जितने बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो, जितने हो, उनको भी पता है कि उनका राजनीतिक करियर तभी बचेगा जब जदयू बचेगी, और जदयू तभी बचेगा जब नीतीश जी या उनके परिवार अध्यक्ष पद पर या कंट्रोल में रहेंगे पार्टी के। तो उन सबको ये दिख रहा है कि हम सबको अगर बचानी है अपनी विरासत, अपना अस्तित्व, और इसलिए भी मुझे लगता है, एक तो ये भी हो सकता है जो सब साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा वाटर टेस्ट किया जा रहा है कि क्या रिएक्शन आता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मंत्री आगे बढ़ के खुद से भी यह बयान जानबूझ के दे रहे हैं कि वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि भाई मान लीजिए इस बात को कि निशांत को लाना ही है राजनीति में, तो आज नहीं तो कल। और 2025 का चुनाव वो क्रिटिकल जंक्चर है, आप ऐसे भी देख लीजिए। और पिछले बार से जो एक बात चल रही है ट्रांसफर ऑफ पावर की, तो मुझे लगता है एकदम सही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप चुनाव के कुछ महीनों पहले उनको लेकर आते हैं पार्टी में, एक बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं। और अगर पंकज जी पिछली बार की तरह उससे अच्छी रिजल्ट्स आते हैं, जदयू बहुत अच्छा करती है, गठबंधन बहुत अच्छा करती है, फिर से सरकार में आते हैं, तो आप देखेंगे क्रेडिट भी जाने लगेगा उनको, उनके बेटे को। जैसे आपको ध्यान होगा 2012 में जब सपा जीत कराई उत्तर प्रदेश में, तो सारा क्रेडिट अखिलेश यादव जी को दे दिया गया कि नहीं, इन्होंने ही कैंपेन को बहुत एकदम नए तरीके से किया, इसीलिए ये जीत गए, और फिर उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इतनी आवाज आने लगी। हारने का एक बार भी डिस्क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। वो अलग बात है। तो मुख्यमंत्री पद तो खैर बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी में उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन और बहुत ज्यादा चांसेस है जदयू भाजपा साथ में रहेगी, जिस प्रकार के समीकरण बिहार में जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो क्रेडिट बहुत आने लगेगा। और आप देखेंगे कि एक तरह से एस्टैब्लिश हो जाएंगे कि हाँ, राजनीति के लिए बने हुए हैं, राजनीति के लिए उपयोगी है, इस प्रकार से नैरेटिव्स बनने लगेंगे। तो मुझे लगता है 2025 वर्ष सबसे उपयोगी है अगर उनको राजनीति में लाना है। और ये अगर का कोई वैल्यू नहीं हो, क्योंकि राजनीति में लाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बात है रवि रंजन जी, अब नेक्स्ट जनरेशन को बैटन सौंपने की बात हो रही है और लगभग सारी पार्टियों ने कर लिया। बीजेपी में संभव नहीं है, कम्युनिस्ट में संभव नहीं है, ये एक अलग मसला है, लेकिन तमाम क्षेत्रीय दलों में संभव है, ये बात भी सच है। इसलिए अगर मैं आपको टाइमिंग को लेकर के पूछूं,
तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, वो समय क्या हो सकता है जिस समय इनको, ठीक है अभी माहौल बनाया जा रहा है, चर्चा है मार्च अप्रैल में इनकी ताजपोशी हो जाएगी, कोई पद दे दिया जाएगा, आपको लगता है वो समय मार्च अप्रैल ही होगा? क्योंकि अगर चुनाव नवंबर में होता है तो इनके पास एक उचित टाइम होगा, थोड़ा पॉलिटिक्स का एक्सपोजर भी हो जाएगा, थोड़े पॉलिटिकल भी हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा जा सकेगा। मेरा कहना यह है कि निशांत को अगर आना ही है राजनीति में तो ये चुनाव से बहुत पहले, माने मार्च, आप मान के चलिए होली के अवसर पर पब्लिकली नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं और होली के दिन भी उनके घर पर लोग जाते हैं, तो ये संभव हो सकता है कि होली के बाद उनकी लॉन्चिंग हो जाए। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कि निशांत की इसमें लॉन्चिंग के बारे में अभी ये बातें हैं, इन बातों में ज्यादा दम नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की तबीयत बीच बीच में खराब हो रही है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी को भी टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं नेताओं को, उनकी पार्टी में कौन नेता, जॉर्ज फर्नांडिस को हटाकर और नीतीश कुमार इस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो नीतीश कुमार को मालूम है कि उनको, उनके साथ भी क्या कुछ चल रहा है इस पार्टी में और कौन लोग हैं, क्या संजय झा पार्टी को चला पाएंगे, क्या ललन सिंह चला पाएंगे, क्या ये चौधरी अशोक चौधरी चला पाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पॉलिटिकल माने राजनेता बहुत कम हैं, ऐसे लोग हैं जो उनके सहारे राजनीति में चल रहे हैं। इन लोगों को डर है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई और वो नहीं रहे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार जब तक ठीक ठाक हैं, जब तक चल रहे हैं, वो अपने बल पर ही इसको चलाएंगे और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है एनडीए, मेरा कहना ये है। चलिए, आपका कहना ये है और चलिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा। इंद्रभूषण जी, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा, अगर ये निशांत आते हैं तो निशांत क्या मार्च अप्रैल में नहीं आएंगे, चुनाव से 1 महीने पहले ही आएंगे और क्या सीधा कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे या महासचिव भी बन सकते हैं? दरअसल जेडीयू में जो इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मनीष वर्मा हर जिला घूमने लगे, फिर नेपथ्य में चले गए, आरसीपी सिंह बाहर चले गए, अब वापस बुलाए भी नहीं जा रहे हैं, उनसे रिश्ते बहुत खराब हो गए, उससे पहले की सारी कहानी सामने है। तो अब जो बात, अब जिस नाम की चर्चा हो रही है, दरअसल इसके समर्थक एक श्रवण कुमार कहे जाते हैं, बाकी लोग तो कुछ पक्ष में बोल नहीं रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, टाइमिंग जो भी होता है वो भी बताइए, दरअसल पार्टी के भीतर वो कौन से लोग हैं, अगर हम बड़े नेताओं की बात करेंगे, जो बड़ा एग्रेसिवली लगे हुए हैं कि अब निशांत को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए? देखिए क्या है ना कि ये लीडर बेस्ड पार्टी में किसी की कोई इच्छा नहीं चलती है, वहां जो नेता चाहता है वही लोग बोलते हैं। जदयू में 2 ही नेता को माना जाता है जो थोड़ा बहुत सलाह दे सकते थे, वो ललन सिंह थे और विजेंद्र यादव जी। अब दोनों आदमी सलाह देना छोड़ चुके हैं, तो वो नीतीश कुमार को कोई सलाह देता नहीं है और कोई वो की सलाह मांगते भी नहीं। ये बेकार की बातें हैं कि श्रवण कुमार और ये फलना चलना कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी खुद इतने समझदार हैं और खुद देख रहे हैं कि उनकी जब पार्टी जीतेगी, अधिक विधायक बनेंगे, तभी तो उनकी कीमत रहेगी। जदयू के से सीएम तभी वो कंटिन्यू करेंगे ना, तो अपनी पार्टी को बचाने, अपने आप को फिर से सीएम बनाने और जो बिहार की पॉलिटिकल परिस्थिति है उसमें जदयू को नंबर 1 बनाने के चक्कर में वो अपने पुत्र को लाएंगे, ये मेरा ये मानना। और ये तब लाएंगे जब उनको लगेगा कि उनकी पार्टी की स्थिति बेहतर होने वाली है, तो उस समय उनको वो लॉन्च करेंगे, ताकि अभी जो अब बात हो रही थी अखिलेश यादव वाली, ताकि ये चला जाए कि इस बार के चुनाव में निशांत की एक्टिविटी से पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। उनको लॉन्च करके उनको स्टैब्लिश करने के लिए वो समय का इंतजार कर रहे हैं, मेरा मानना है। क्योंकि अब कोई ऐसा नेता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह या ऐसे कोई और नेता को आगे करके अपनी पार्टी को उनको सौंपेंगे, ये एकदम भूल जाइए, ऐसा होता नहीं। अभी बता रहे थे संजय जी कि सुबह में पौधा लगाती थी और शाम में जड़ उखाड़ के देखती थी। तो भाजपा के एक बड़े नेता जो अभी सरकार में हैं, वो कहते भी रहे हैं पहले से कि भ्रूण हत्या के पीएचडी होल्डर हैं नीतीश कुमार, किसी भी नेता को पनपने नहीं देते हैं। और वो ही नहीं, लालू जी भी, जो लीडर बेस्ड पार्टियां हैं वहां यही चलता है।
कैडर बेस पार्टी वाम दल है, कांग्रेस है, थोड़ा बहुत बीजेपी है, थोड़ा बहुत कांग्रेस है, बाकी सब जगह तो कुछ है नहीं। और जहां तक ये परिवारवाद का इशू है, मेरा मानना है कि अब इस देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पॉलिटिकल गॉसिप है, इशू नहीं रह गया है, कोई उससे अछूता नहीं है। किसी भी दल में एक भी आदमी बता दे कि सारे ईमानदार हो, या कोई भी दल में कोई बता दे कि इसमें कोई परिवारवाद से पोषित नहीं हो, इसलिए ये सब कहने वाली बातें हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार अब कोई इशू ही नहीं है, अब यही समझ लीजिए। तो ये बेकार बात है कि वो अपने बेटा को लाएंगे, सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन उनको लगा कि हम अब कमजोर पड़ रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से, तो बेटा को लॉन्च करेंगे। अब कब लॉन्च करेंगे, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है उनका बायां हाथ नहीं जानता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, तो ये कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जानता नहीं है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि अमित शाह क्या आगे करने वाले हैं। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार को पिछले 20 साल में कोई ये नहीं जानता कि आगे क्या करने वाले हैं। आप ही बता रहे थे कि 14 जनवरी को बोले कि हम साथ में, और 28 को चले गए। तो नीतीश कुमार इतने तो समझदार हैं ही कि आज बीजेपी साष्टांग दंडवत है। बीजेपी ने कुछ भी कहना छोड़ दिया है, बीजेपी की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। नीतीश कुमार की पॉलिसी के हिसाब से बीजेपी के नेता आगे पीछे घूम रहे हैं, और अभी तो ये कहा जा रहा है कि नंबर 2 नेता सबसे करीबी हो गए। तो हर कोई समझ रहा है कि सीट वही तय करेंगे, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये भी वही तय करेंगे। तो चाहे अब उनके जो सलाहकार हों, 4-5 IAS हो, 4-5 नेता हों, लेकिन वो नीतीश जी की इच्छा से होना है। इसलिए ये बेकार की बातें हैं जो लोग कह रहे हैं कि वो अपने बेटा को आगे नहीं करेंगे। परिवारवाद कोई इशू ही नहीं है अब तो, और भ्रष्टाचार हमको बता नहीं। और एक चीज और चर्चा में है कि दरअसल उनको ये सलाह देने वाले लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद जब महागठबंधन में ये लोग साथ थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी को बचाने का एक ही सरल तरीका है, और वो ये है कि आप अपने बेटे को सत्ता ट्रांसफर कर दीजिए, तभी आपकी पार्टी बचेगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस पर गंभीरता से सोचा गया। जैसे लालू जी जब जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को उन्होंने सत्ता सौंप दिया था, क्योंकि किसी और को सौंपते तो दिक्कत हो जाती। तो क्या ये बात आपको सच्चाई लग रही है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात आई भी है? तो ये क्रेडिट भी लालू प्रसाद को जाता है, क्योंकि आरजेडी जोर से कह रही है हम वेलकम करेंगे, बीजेपी चुप है पर आरजेडी वेलकम कर रही है। देखिए वो नहीं, आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा में करारी हार हुई जदयू की, तो नीतीश कुमार जी एक समाजवाद के तौर पर और शरद यादव के समझाने पर, या कहिए शरद यादव की चालाकी से, उन्होंने जीतन राम मांझी को आगे किया। क्या हुआ, उनको 10 महीने में हटाना पड़ा। तो नीतीश कुमार ये भी प्रयोग करके देख चुके हैं कि अब परिवार से बाहर जाएंगे तो क्या होगा। अब दूसरा, वो जीतन राम मांझी पैदा नहीं करेंगे, दूसरा आरसीपी पैदा नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। अगर जदयू को बचाना है तो वो अपने बेटे को आगे लाएंगे। ये जितने अगर मगर तक सब बेकार की बातें हैं, जिससे नीतीश कुमार को लगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं पॉलिटिकली या स्वास्थ्य कारणों से, जिस कारणों से हो, तो उनके लड़के आगे आएंगे। चूंकि उनके लड़के के नाम पर ही पार्टी रह पाएगी, नहीं तो पार्टी 70% बीजेपी में चला जाएगा और 30% आरजेडी में चला जाएगा। तो ऐसा कोई क्यों चाहेगा? ऐसा बीजेपी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ही फेस है। आज भी बिहार के पॉलिटिकल सुपरस्टार वही हैं। पार्टी कोई भी हो, ठीक है, पर रखना है। हाँ, पर एक बात यह है डॉक्टर संजय, कहा जा रहा है उनकी रुचि बड़ा गीता रामायण और इन सब चीजों में है, आध्यात्मिक रुचि बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि उनका स्वभाव कैसा है, क्या पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है? क्योंकि अगर जो पॉलिटिक्स सीखने की कोशिश की है, जैसे कहा जाता है राहुल गांधी पे पॉलिटिक्स थोपा गया है, चौधरी अजीत सिंह पर पॉलिटिक्स थोपा गया था, इस तरह की बात कही जाती। तो जिन पे पॉलिटिक्स थोपा गया वो बहुत पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो पाए। जैसे उद्धव ठाकरे का भी नाम लिया जाता है कि उन पर भी पॉलिटिक्स थोपा गया, असली पॉलिटिक्स राज ठाकरे करना जानते थे। तो सवाल यह है कि क्या वाकई निशांत इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अध्यात्म में मेरी रुचि। देखिए, राबड़ी देवी भी तो इसके उदाहरण है। राबड़ी देवी भी राजनीति नहीं समझती थी, लेकिन लालू प्रसाद जी ने तो सीधे मुख्यमंत्री ही बना दिया था उनको। और राबड़ी देवी भी सरकार चलाई, अच्छा चलाई, खराब चलाई। और एक बार राबड़ी देवी का जब एंट्रेंस हो गया तो अभी भी राबड़ी देवी हैं। विधान परिषद में तो
जाते वो किस तरह से वो रहती हैं सक्रिय, सबको पता है। तो जब व्यक्ति को जिम्मेवारी दे दी जाती है तो निश्चित रूप से वो उसके लिए एक्ट करने लगेंगे। और जहां तक लालू प्रसाद जी के सलाह की बात है, लालू प्रसाद जी तो सबको सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बेटे को, अपने परिवार को ही चुनाव लाइए राजनीति में और उन्हीं को प्लेटफॉर्म दीजिए। और अब तो छोटे छोटे लोग, विधायक वगैरह भी यही कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता को कोई जगह मिल रही है क्या कहें, नहीं के परिवार के सगे संबंधियों को जगह मिल रही है। तो नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी की सलाह माने या ना माने, लेकिन जीतन राम मांझी का एक्सपीरियंस इनको है, आरसीपी सिंह का एक्सपीरियंस है कि कैसे, हालांकि आरसीपी सिंह बाद में कहते रहे कि आपको लगता है कि बिना नीतीश कुमार की इच्छा से हम मंत्रिमंडल में जाके शामिल हो गए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की तो आज जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह कैसे किनारे हो गए। शायद उम्र के जिस पड़ाव पर और स्वास्थ्य का जहां तक उन पर प्रभाव है, जिस तरह से वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत दिनों तक नीतीश कुमार अब एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो निशांत को ये जिम्मेवारी दे सकते हैं। निशांत अपने को साबित करेंगे नहीं साबित करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब तक एक्टिव रहेंगे नीतीश कुमार, मैं नहीं समझता हूं कि निशांत कुमार पर कोई उंगली उठाएगा कि वो बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या बहुत ये हैं। और अब तो देखते हैं, पार्टिसिपेट तो करते ही हैं, हर जगह जाते हैं। आध्यात्मिक होना अलग बात है, लेकिन अगर राजनीतिक ताकत, राजनीतिक जिम्मेवारी पिता के द्वारा दी जाएगी और उसमें सारे लोगों की सहमति होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो तय कर देंगे तो सारे पार्टी के लोगों का हो जाएगा मानना कि नहीं ये मेरी भी इच्छा थी। तो नीतीश कुमार जी अगर उनको स्थापित करके कोई जिम्मेवारी दे करके भी अगर सेफ एग्जिट लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि निशान उसमें कितना अपने को साबित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो ठीक है, पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका होती है ना। अभी अभी खबर आ रही है कि भागलपुर में जो अजय मंडल एमपी हैं, उन्होंने 2 पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, इस तरह की खबर आ रही है। और ये सब तभी होता है जब आपका लीडरशिप कमजोर होता है। लीडरशिप मजबूत होता है तो शायद क्षेत्रीय दल में इस तरह की बात कोई तभी करता है जब वो बहुत मजबूत होता है, वोट उसके पास खुद का होता है। अब देखिए 2 पत्रकारों को आप पीट दे रहे हैं, वहां पर गोपाल मंडल अक्सर इस तरह से चर्चा में रहते हैं। पहले तो हम नहीं सुनते थे, लेकिन अब वो पटना भी आए थे तो कह रहे थे हम लोग 5,000 लोग को लेके आए हैं और हम ही को बोलने नहीं दीजिएगा। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि गोपाल मंडल को कहे कि हट जाए। तो मृत्युंजय जी, सवाल तो यही उठता है ना कि बिहार में क्षेत्रीय दल में अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए आपको वोट को भी जोड़े रखना होगा और तमाम कलाओं में भी निपुण होना होगा। और उसकी असली परीक्षा तब होगी जब आपके पिता उतने फिट नहीं होंगे जितने कि लालू प्रसाद फिट हैं, पूरे तरीके से अपने बेटे को बैक कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सत्ता ट्रांसफर कर दिए। धीरे धीरे परिवार में भी विवाद था, कार्यकर्ताओं में भी बहुत तरह की बात थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को कैसे धीरे धीरे ट्रांसफर करना है, स्मूथ ट्रांसफर वो उन्होंने कर दिया। जी पंकज जी, मुझे लगता है कि हाँ, बिहार का ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में आपको नेता होने के लिए एक तरह से बाहुबल या फिर इतनी पॉपुलैरिटी हो कि आपके पार्टी के जितने सदस्य हो वो उन पर निर्भर हो, अपने अपने सक्सेस के लिए आपकी पार्टी के सिंबल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो कि हम भैया इस पार्टी के सिंबल पर ही जीत सकते हैं, या हमारा जो ये नेता है इसका बाहुबल जो भी बल हो वो बहुत ज्यादा है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। कोई भी नेता कमजोर पड़ता है तो बहुत ऑब्वियस है पंकज जी, और हर जगह हम लोगों ने बिहार के कई क्षेत्रों में देखा है कि एक बाहुबली को दूसरे ने चैलेंज किया, फिर उसी के चेले ने चैलेंज किया, और ये एक विशियस साइकिल है मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। आज जदयू स्थिति में मुझे लगता है कि हाँ, राज्य में लालू जी बहुत समझदार तो मैं नहीं बोलूंगा, तेज मैं शब्द बोलूंगा, बहुत तेज रहे हैं कि उन्होंने समय रहते अपना जो ट्रांसफर है पावर का वो कर दिया अपने। नहीं ठीक है, पर एक बहुत बड़ी बात यह है ना कि अब कई सारे ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रीय दल के चपेट से बाहर निकल नहीं पा रहे। वहां कोई भी राष्ट्रीय दल अपना पैर जो है तेजी से जमा नहीं पा रहा है।
बीजेपी भी हर जगह जीत जाती है, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। और जब राष्ट्रीय दल मौजूद नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे नुएंसेस होते हैं। अब सवाल ये है कि एक बार फिर से ट्रांजिशन होगा, निशांत किस तरह से बिहार को लीड करेंगे अगर उस भूमिका में भी आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पिछले कई सालों से बिहार जहां पहुंचा है और जहां होना चाहिए, मुझे लगता है एक बड़ा फासला है। तो बिहार की बात में मृत्युंजय जी, रवि रंजन जी, इंद्रभूषण जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।